हेलो, डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस भाग 9। जैसा कि भाग 8 में इस बात का उल्लेख किया गया था समापन में कि 16 अगस्त 1945 के दिन सुभाष बाबू सिंगापुर से बैंकॉक के लिए चलते हैं और अगले दिन वे 17 अगस्त 1945 के दिन सागौन पहुंचते हैं। 17 अगस्त 1945 का दिन इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी दिन भर ताना बाना बनाते हैं अगली रणनीति का। 17 अगस्त 1945 के दिन जब वो सागौन पहुंचते हैं तो उनके साथ जो महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके मित्र होते हैं उसमें हबीबुर रहमान जी मुख्य थे। इनके अतिरिक्त प्रीतम सिंह, गुलजार सिंह, आबिद हुसैन, अय्यर साहब और देवनाथ दास जैसे लोग शामिल थे। इन सब को लेकर के सागौन से वे दलात के लिए चल देते हैं। दलात जापानी मुख्यालय था। दलात पहुंच करके वे एक सैन्य अधिकारी यशोदा और हछाया से मिलते हैं। हछाया और यशोदा के साथ वे फील्ड मार्शल से मुलाकात, फील्ड मार्शल काउंटे राउचा के साथ वे लंबी बैठक करते हैं। ये सारा वर्क एक ही दिन में यानी कि 17 अगस्त 1945 के दिन संपन्न होता है। तो मिस्टर यशोदा, हछाया और राउचा जी के साथ गहन चिंतन मंथन के बाद यह नतीजा तय होता है कि सुभाष बाबू को एक विमान मुहैया कराया जाए आगे की यात्रा के लिए। ठीक इसके आधे घंटे बाद एक जापानी अधिकारी मिस्टर कियानो भागे भागे आते हैं और उन्होंने ये सूचना दी कि जापान की यहाँ पर एक हवाई जहाज जो अभी मंचूरिया के लिए रवाना होने वाला है उसमें एक सीट खाली है। यदि नेताजी जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु नेताजी ने अकेले जाने से इनकार कर दिया। अब यहीं पर वो रहस्य शुरू होता है जिसे इतिहास में आज तक रहस्य ही बनने दिया गया कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हुई कि उस जहाज को कुछ देर के लिए रोका जाता है और उसमें कुछ सीटें भी खाली कर दी जाती हैं और उसी जहाज में फिर नेताजी हबीबुर रहमान के साथ सवार हो जाते हैं। उनके साथ उस दिन जापानी सेनापति जिनका नाम था सिदेई, वे भी साथ में सवार हो लिए और इसी दिन यानी कि 17 अगस्त 1945 के दिन शाम 5:13 पर यह हवाई जहाज उड़ान भरता है। सागौन से चलकर तुरान पहुंचता है। अगले दिन 18 अगस्त 1945 को यह तुरान से हाइटो के लिए उड़ान भरता है। यह बम वर्षक विमान जिसका नाम था 97.2 मॉडल का बॉम्बर विमान अपनी अगली यात्रा हाइटो के लिए शुरू करता है। लेकिन तब तक यह खबर मिल जाती है कि रूस की लाल सेना, जिसे रेड आर्मी के नाम से जानते हैं, वह मंचूरिया की तरफ बढ़ चला है। लिहाजा हाइटो न जाकर के विमान में ही यह निर्णय लिया गया कि इस विमान को आगे की यात्रा के लिए फार्मोसा द्वीप के ताइहोकू हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा। वहां ईंधन लिया जाएगा और फिर वहां से दायरेन की यात्रा की जाएगी। और यही हुआ भी। विमान को फार्मोसा द्वीप के ताइवान हवाई अड्डे पर लाया गया। इस ताइहोकू हवाई अड्डे पर ईंधन लिया गया और फिर ये बॉम्बर जहाज आगे दायरेन के लिए उड़ चला। इसी जगह यानी ताइहोकू हवाई अड्डे पर मुश्किल से 200 से 300 फीट ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा
तब तक उसमें एक धमाके के साथ आग लग गई और यह विमान नीचे आ गिरा। विमान में सवार लगभग सभी लोग मारे गए, जिसमें ताकीजावा और जनरल शिदेई जैसे लोग मुख्य थे। लेकिन तब तक हबीबुर रहमान ने यह देखा कि नेताजी की पूरी वर्दी तेल से भीग चुकी है, उसमें आग पकड़ ली है, नेताजी बुरी तरह जल चुके हैं, लेकिन नेताजी जीवित हैं। ऐसे में उस ताइवान हवाई अड्डे से, जिसे ताइहोकू हवाई अड्डा भी कहा जाता था, 4 किलोमीटर दूर एक सैनिक हॉस्पिटल में नेताजी को तत्काल पहुंचाया गया, जिसका नाम नानमोंगे सैनिक हॉस्पिटल था। यहाँ पर नेताजी को 400 सीसी ब्लड भी चढ़ाया गया, यानी कि यह साबित होता है कि 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी का इलाज चल रहा था नानमोंगे हॉस्पिटल में। उनके इलाज कर रहे टीम की मुखिया थे डॉक्टर तानयोशी और तसुरता। डॉक्टरों की इस टीम ने शाम होते होते यह घोषित कर दिया कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। यहीं से यानी 18 अगस्त 1945 से विवाद कैसे आगे गहराता गया, इसका उल्लेख हम अपने अगले अंक में करेंगे, क्योंकि विवाद नाम इसलिए दे रहा हूँ कि उस दिनों ताइवान की सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे यहाँ 18 अगस्त 1945 के दिन कोई विमान दुर्घटना हुआ ही नहीं। यही विवाद का जड़ है। नेक्स्ट अगले अंक में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।